हेलो एंड वेलकम टू एलईएस। आज हमारे इकोनॉमी लेक्चर की सीरीज़ में टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1। इससे पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो था नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अगर आपने वो लेक्चर्स ना देखे हों तो प्लीज़ यू कैन गो एंड वॉच देम। आज का जो हमारी सीरीज़ है और इससे पहले की भी सीरीज़ सब हमारे जो जहाँ पे भी कोर इकोनॉमी जीएस कवर हो रही है वहाँ पर जैसे आरबीआई, नबार्ड, सेबी हो गया या फिर टीईटी के जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आपकी इकोनॉमी कवर होती है और आपको ये लेक्चर्स ज़रूर हेल्प करेंगे क्योंकि ये बेसिक एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं। सो लेट अस बिगिन। आज हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। आपने आज के टाइम में भी बहुत देखा होगा कि जो फेरी वाले होते हैं वो अक्सर दोपहर में आते हैं, ठीक है, आपसे कहते हैं कि आप अगर उनको कुछ साड़ी वगैरह हों आपके पास घर पे अच्छी अच्छी मम्मियों की, तो वो साड़ी लेते हैं और बदले में आपको क्या देते हैं, पैसे देते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग बर्तन वापस देते हैं, है ना। कि मान लीजिए आपने 4 साड़ी ली और वापसी में आपको 2-3 बर्तन मिल गए। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में आज के टाइम में जो चल रहा है उसको बोलेंगे, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, इकोनॉमिक एक्सचेंज को वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर बार्टर सिस्टम। लेकिन लार्ज इकोनॉमी के लिए ये नहीं लिया जाता है, हम लोग मनी सिस्टम को ही लेते हैं। लेकिन पुराने टाइम में यही बार्टर सिस्टम चला करता था। तो बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे अगर आपने ये फेरी वाला और बर्तन वाला एग्जाम्पल देखा होगा अपने आसपास। तो बार्टर सिस्टम यही है। इसमें क्या होता है, 2 कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता है। कोई भी 2 वस्तु होंगी उनका लेन देन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास गेहूँ है ना, और मुझे टमाटर चाहिए 2 किलो। तो मैं क्या करूँगी, 2 किलो गेहूँ दे दिया जाकर जिस बंदे को चाहिए, और उस बंदे से मैं टमाटर ले लूँगी, ठीक है। ये चीज़ होता है बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता है, कमोडिटीज़ का ट्रांजैक्शन होता है और पैसे का लेन देन नहीं होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है कि पैसे का लेन देन नहीं होता है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ये देखिए, इसमें ये जो पर्सन एक्स है और ये है पर्सन वाई। पर्सन एक्स को क्या चाहिए, राइस चाहिए। पर्सन एक्स के पास राइस है, चावल है, और इसको टमाटर चाहिए। जबकि पर्सन वाई के पास टमाटर है और चावल चाहिए। बन गई बात, दोनों को एक दूसरे का सामान चाहिए और एक दूसरे की ज़रूरतें हैं, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो जाएगा और वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, बार्टर सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। इसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, पैसे की लेन देन नहीं हुई है, सिर्फ वस्तुओं की लेन देन हुई है। यही है कॉन्सेप्ट। इसको फ़ोटो से भी आप देख सकते हैं। इसमें ये लड़की है, इसके पास केले हैं और इस लड़के के पास में बुक्स हैं, और ये दोनों आपस में इकोनॉमिक एक्सचेंज कर रहे हैं। ऐसे ही आगे पीछे पूरा मार्केट है और वो पूरे मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ कमोडिटीज़ का ही एक्सचेंज होता है। ऐसा मार्केट क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है। तो पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था कि पूरा एक बाज़ार लगता था और उस बाज़ार में आपको जो चाहिए होता था उस सामान का लेन देन हो जाता था। लेकिन क्या ये सिस्टम बहुत कारगर साबित होगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि मुझे जो चाहिए और जो मेरे पास हो वैसा ही सेम चीज़ दूसरे के पास भी हो। तो मुझे अगर टमाटर चाहिए और मेरे पास चावल है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जिसको चावल की ज़रूरत हो दूसरे बंदे के पास, उसके पास टमाटर ही हो सकता है उसके पास गेहूँ हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे पास चावल है, ठीक है, मैं इस बंदे के पास जाऊँ, एक्स बंदे के पास, इसके पास गेहूँ है, ठीक है, इससे बोलूँ कि भाई तुम मेरे चावल ले लो और मुझे गेहूँ दे दो। मैं उस बंदे को गेहूँ दूंगा जाकर जिसको टमाटर की ज़रूरत होगी। तो इस बंदे ने ट्रांजैक्शन किया इसके साथ। अब इसके पास आ गया गेहूँ, अब ये गेहूँ लेकर जाएगा उस बंदे के पास में जिसके पास टमाटर होगा। तो मान लीजिए 3rd पर्सन के पास गया, लेकिन ये तीसरा बंदा ये बोलेगा कि नहीं भाई, मेरे पास तो टमाटर नहीं है, मेरे पास तो आलू है, आप मुझसे आलू ले लो, बदले में गेहूँ दे दो। तो ये बंदा क्या करेगा कि ये अपना गेहूँ दे देगा और आलू ले लेगा। अब ये आलू लेकर जाएगा चौथे बंदे के पास में, और वो चौथे बंदे के पास हो सकता है कि टमाटर हो, तब जाकर इसका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पूरा होगा। तो सोचो कितनी लंबी प्रोसेस, कितना ज़्यादा समय की खपत, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम हुआ कि नहीं।
तो ये सिस्टम इसीलिए फेल हो गया जब बड़ी इकोनॉमी आई, जब मार्केट एक्सपैंड होना शुरू किया, जब अर्थव्यवस्था ही इतनी बड़ी हो गई कि हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम जो है सामान को ढूंढना शुरू करें, राइट। तो हम यही स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि डेफिशिएंसीज़ क्या हैं इस सिस्टम की, इसकी कमियां क्या हैं। सबसे पहली कमी तो यही है कि ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को प्रिज्यूम करती है। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई आप डरने वाली बात नहीं है, बड़ा टर्म नहीं है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे है, जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे है वो चीज़ में तुम्हारे पास है, और जिस चीज़ की ज़रूरत तुम्हें है वो चीज़ मेरे पास है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से आराम से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जैसे कि ये वाला जो फ़ोटो है, इसमें क्या ये दोनों बड़े खुश लग रहे हैं, ठीक है, कि मतलब इस लड़की को बुक चाहिए वो लड़के के पास में, और इस लड़के को केले चाहिए वो इस लड़की के पास में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं होता ना, है ना। रियल में तो ये फ़ोटोज़ इतनी अच्छी नहीं होती, रियल में तो बहुत थकाऊ होता होगा। मान लो इसके पास केले हैं और इसको ये मिला, इसने बोला कि भाई मुझे तो केला चाहिए, तो ठीक है मिल गया, लेकिन मुझे बुक्स नहीं चाहिए, मुझे तो मान लो टीवी चाहिए, तो अब ये टीवी ढूंढती फिरे जाके, है ना। तो ये बहुत सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये प्रिज्यूम करता है कि वही चीज़ कि जो मुझे ज़रूरत है वो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हें ज़रूरत है वो मेरे पास है। तो ये जो अजम्पशन है ये सिर्फ अजम्पशन होती है, रियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें जो है अपनी वेल्थ को कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत इजी है, सबसे एग्जाम्पल एक लेते हैं हम गेहूं का, ठीक है। अब गेहूं को क्या बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हो, नहीं, बहुत ज़्यादा दिन तक रखोगे तो इसमें कीड़े पड़ने लगेंगे, इसकी खुद की वैल्यू कम होने लगेगी, है ना। आप देखते हो रखते रखे सामान सड़ जाता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आज के टाइम में, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो जैसे ही मार्केट से घर पे आया उसकी तुरंत ही कीमत जो है वो आधी हो जाती है ना। तो ऐसा होता है कि आप जो है बहुत दिनों तक इसको रख नहीं सकते, बहुत दिनों तक रखने में इसकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। ऐसी सब्ज़ी का एग्जाम्पल, तो सब्ज़ी तो आप वैसे भी 4 दिन से 6 दिन से ज़्यादा आप रख ही नहीं सकते। तो आपके पास ये जो भी कमोडिटी होती है, वेल्थ होती है, इसको आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं आगे बढ़ा के रख सकते, आपको ये अल्टीमेटली बेचना ही होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बिक पाए, क्यों, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगली पॉइंट देखते हैं, तो अगली कमी इसमें यही है, पेरिशेबल। सब्ज़ी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है इसमें। सब्ज़ियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, है ना। तो सब्ज़ियां जब जल्दी ख़राब हो जाती तो इनको इसीलिए चाहिए कि आप वापस करो, आप मतलब है, तो इसको बहुत ज़्यादा दिन तक रख ही नहीं सकते अपने पास में, आपको अल्टीमेटली बेचना ही पड़ेगा किसी ना किसी को, और उसके बदले कुछ ना कुछ आपको सामान लेना ही पड़ेगा। तीसरी बात है स्पेस कंज्यूम होती है बहुत ज़्यादा। स्पेस कंज्यूम मतलब अब जैसे गेहूं ही हो गया या चावल हो गया, तो बहुत सारी जगह पे रखना पड़ता है ना, उसके लिए अलग से आपको जगह बनानी पड़ेगी। गाय अगर आपने पाल रखी है और गाय आप एज अ कमोडिटी यूज़ कर रहे हो, तो उसको भी आपको प्रॉपर उसको अच्छी सी जगह में रखना पड़ेगा, खिलाना पिलाना होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए जो कि बार्टर सिस्टम में एक कमी आती है। दूसरी चीज़ टाइम। अभी आपको जैसे मैंने बताया था वो वाला सिस्टम कि मेरे पास में चावल है और फिर मैं चावल गेहूं वाले को देती हूँ जाकर, और फिर गेहूं लेती हूँ, फिर मैं किसी आलू वाले को देती हूँ और आलू लेती हूँ, और फिर आलू से देकर मैं टमाटर में लेती हूँ। तो कितनी समय की खपत होती है इसमें, कितनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं सिर्फ उसी छोटी सी डिमांड को पूरे करने के लिए, कि मुझे आधा किलो टमाटर चाहिए था और मैंने पूरी दुनिया भर में ढूंढ डाला और उसके बाद मुझे मिला, ठीक है। तो ये भी एक कमी बहुत बड़ी नज़र आती है हमको बार्टर सिस्टम में। तो इसीलिए ये बड़ी इकोनॉमीज़ और ओपन इकोनॉमीज़ के लिए नहीं फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज करना ऐसे मुश्किल हो जाता है,
ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इन सभी कमोडिटीज़ को स्टैंडर्ड वैल्यू में निपटा दे और हमें आराम से सामान के बदले कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको हम रख भी सकें, जो ख़राब भी ना हो, जिसको हम आगे बढ़ाकर हम जो चाहें वो हम अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकें। तो ऐसे टर्म को, ऐसी चीज़ को क्या बोला गया, ऐसी चीज़ को बोला गया मनी। और इसी वजह से मनी का सिस्टम आया। ऐसा नहीं है कि मनी का सिस्टम जो है वो आज से ही चल रहा है, मनी सिस्टम भी बहुत पुराना है। ठीक है, कॉइन्स जो है इंडिया में ही मौर्यन पीरियड और मौर्यन पीरियड से कुछ पहले के भी चलते आए हैं। तो ये जो कॉइन सिस्टम है वो क्या है, एक्चुअली में वो मनी सिस्टम का ही पार्ट है। तो बार्टर सिस्टम भी चलता आया है, ठीक है, और आज भी प्रचलित है। और ऐसा नहीं है कि मनी सिस्टम आज आया है और पहले नहीं चलता था, मनी सिस्टम भी पहले से चलता आ रहा है और आज भी, आज ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो आपको ये रखना है दिमाग में। आप हमेशा याद रखें कि दोनों में से ऐसा नहीं है कि कोई भी पहले नहीं था और अब शुरू हुआ है, या फिर पहले था और अब ख़त्म हो गया है। दोनों ही चीज़ें आज भी चल रही हैं, बस फ़र्क इतना है कि कोई चीज़ का ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है और कुछ चीज़ का कम हो रहा है। बार्टर सिस्टम कम जगह मिलता है हमको, लेकिन जो मनी है वो ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं मनी के कॉन्सेप्ट पे। अपना सपना मनी, मनी ये हमने इंडियन कॉइन्स और ये है हमारी इंडियन करेंसी। ठीक है, ये हमें यही होता है टोटल मनी। तो मनी में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है, कॉइन्स भी और करेंसी भी। ठीक, तो मनी है क्या, सिंपल सा अगर देखें तो मनी सिर्फ़ और सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपने हमको सामान दिया, हमने आपको पैसे दिए। हम फ़ोन सेल करते हैं, आपने हमको पैसे दिए 7,000 रुपये, हमने आपको एक 7,000 रुपये वाला फ़ोन दे दिया। ठीक है, आपको बिस्किट चाहिए, हमने आपको बिस्किट दिया 5 रुपये वाला, आपने हमको 5 रुपये दे दिए। हमने उस 5 रुपये में जाके जो भी रोटी दाल ख़रीदनी है हमने वो जाकर ख़रीद ली और उसका हमने खाना बना के मस्त एकदम खाया और सो गए। ठीक है, तो मनी में कोई झंझट नहीं है जैसी झंझट बार्टर सिस्टम में होती है। ठीक है, तो इसीलिए मनी के एडवांटेजेस भी बहुत हैं बार्टर सिस्टम के ऊपर। तो हम पहले तो मनी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि मनी की डेफिनेशन है, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मतलब जो भी सामान खरीदना है उसके लिए, उसके बदले में पैसा। ठीक है, उसके बदले में कोई दूसरी कमोडिटी नहीं बल्कि पैसा दिया जाएगा, लिया जाएगा बिटवीन टू और मोर इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से, इकोनॉमिक एजेंट्स वो जो भी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। अगर आपको पहले के लेक्चर्स याद हो तो हमने इकोनॉमिक एजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, थोड़ा सा बहुत पासिंग वे में पढ़ा था लेकिन देखा था। ठीक है, तो अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। जो उसके डिसएडवांटेज है वही इसके एडवांटेज बनते हैं। एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की कोई नौटंकी यहाँ पर नहीं चलेगी। सिंपल सा, आपने हमको सामान दिया, हमने उसके बदले पैसा ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने आपको पैसा दे दिया उसके बदले, वैसे ही दूसरे के साथ भी हुआ। ठीक है, तो जिसे जो चाहिए उसके बदले में उसको पैसे मिल जाते हैं। दूसरा, नॉन पेरिशेबल होता है। आपको पता है कि पैसों की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है। जो 2 रुपए की वैल्यू कल थी वही 2 रुपए की वैल्यू आज है। इवन अगर आप देखें, इसको बहुत अच्छे से समझ ऐसे आएगा कि 1995 का कॉइन जो होगा वो आज भी काम करेगा, आज भी कोई मना नहीं कर सकता है, उसकी वैल्यू आज भी उतनी है, तो पेरिश नहीं होता है, सड़ता नहीं है। सेम विद करेंसी एज वेल, कि करेंसी भी चाहे कितनी भी पुरानी हो, जब तक सरकार उसको ये ना बोल दे कि भाई ये अब चलेगी नहीं, तब तक जो है वो चलती रहेगी, तब तक उसको वो सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं और कोई भी मना नहीं करेगा उस चीज़ को लेने से। ठीक है, जैसे आज 50 पैसा है तो अब सरकार ने उसको बोल दिया कि 50 पैसा अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब उसका बनाने में लागत भी ज़्यादा लगती है और उसकी वैल्यू भी अब उतनी नहीं है। 50 पैसे में आज कुछ भी नहीं आता है, 1 रुपये से कम तो अब कोई चीज़ आती ही नहीं है। ठीक है, तो 50 पैसे की अब वैल्यू उतनी रही नहीं, इसलिए अब 50 पैसा नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी जो आज भी, लेकिन जिनके पास भी है वो सड़ा नहीं कभी, राइट, ये चीज़ है, तो नॉन पेरिशेबल होता है। ठीक है, दूसरी बात,
इसमें अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिएगा कि जो हमारी इंडियन करेंसी है ये कौन से मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको हिंट ज़रूर दूंगी कि जब भी कभी आपने देखा होगा आपके घर पे कभी ऐसा होगा कि पैसे जो है वो धुल जाते हैं, मतलब पैसे आपने मशीन में अपना कपड़े आपने डाले और उसके साथ पैसे भी धुल गए, लेकिन कभी भी पैसा गलता नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटी सी हिंट है कि पैसा कैश जो है करेंसी वो कभी नहीं गलती है। इसका कारण क्या है ये आपको इसी से पता चलेगा कि करेंसी में मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। तीसरा, इसकी स्टोरेज कॉस्ट बहुत लो होती है। बेड के अंदर कहीं भी छुपा दो, मम्मियाँ आटे में, दाल में, चावल में, कहीं पे भी जो है अपने पैसे छोटे छोटे इकट्ठे करके और रख देती हैं, तो वो पता भी नहीं चलता किसी को घर में कि भाई इस वाले डब्बे में इतना सारा माल भरा हुआ है। तो स्टोरेज कॉस्ट भी इसकी बहुत कम होती है। जबकि याद करिए अगर गेहूं को स्टोर करना हो तो क्या करना होगा, एक प्रॉपर से उसके लिए वेयर हाउस बनाना होगा, ठीक है। उस वेयर हाउस में ऐसा रखना होगा कि उसमें कीड़े ना लगें, बाई चांस कीड़े या फिर कोई रोडेंट्स मतलब चूहे वगैरह आएँ तो उनके लिए फिर अलग से उनके पैसे लेबर लगा के उनको हटाना पड़ता है। तो बहुत सारी स्टोरेज कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है। सालों की सालों कैश रखा रहे लेकिन उसमें एक भी दीमक, एक भी कीड़ा नहीं लगता है, चाहे 20 साल रखा रहे कैश आपका आपके पास में, ठीक है। तो स्टोरेज कॉस्ट बहुत कम होती है। दूसरा, इवन स्टोरेज क्या, मेकिंग कॉस्ट भी बहुत कम होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इसकी स्टेबल वैल्यू होती है, लगभग स्टेबल वैल्यू ही रहती है। मतलब 10 रुपए की कीमत जो 20 साल पहले थी वही लगभग आज भी है। ये बात अलग है कि 10 रुपए में पहले आप जो है ढेरों सामान खरीद लेते थे, आज आप 10 रुपए में कम सामान खरीदते हैं, वो एक अलग मुद्दा हो गया, वो इन्फ्लेशन का मुद्दा हो गया जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन 10 रुपए की जो कीमत थी वो पहले भी वही थी और आज भी वही है, तो सफिशेंटली स्टेबल वैल्यू रहती है। ऐसा नहीं होता है कि जो 10 रुपए थे वो आज हम 10 रुपए में सामान 50 किलो खरीद रहे हो, कल हम 1 किलो भी सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, ऐसा जल्दी होता नहीं है। जनरली उसकी वैल्यू जो होती है करेंसी की, मनी की, वो सेम रहती है, स्टेबल रहती है। लेकिन ऐसा बार्टर सिस्टम में नहीं होता है। बार्टर सिस्टम में अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई गेहूं की तो प्राइसेस तुरंत कम हो जाएंगे, और अगर सप्लाई स्कार्स हो गई तो एकदम मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। इजी टू कैरी, पॉकेट में अपनी डाल लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पॉकेट में 50,000 रुपए हैं, राइट। और अगर आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया तो चेक पड़ा हो, एटीएम डेबिट कार्ड पड़ा हो, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता है कि हम प्लास्टिक मनी इतनी ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। जबकि आपने देखा था बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। गाय को कहाँ कहाँ तक ढोते फिरेंगे, एक पूरा बोरा गेहूँ का कहाँ कहाँ तक ढोएंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है इसका फंजिबल। फंजिबल का मतलब होता है म्यूचुअली इंटरचेंजेबल। वेरी सिंपल, कोई डरने का टर्म नहीं है इसमें। म्यूचुअली इंटरचेंजेबल का मतलब सिंपल सा इतना है कि डॉलर बहुत आराम से रुपी के टर्म्स में चेंज हो सकता है, और रुपी बहुत आराम से येन के टर्म्स में चेंज हो सकता है, येन आराम से कोरियन वॉन के टर्म्स में चेंज हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये म्यूचुअली इंटरचेंजेबल है कमोडिटी के लिए भी, और साथ में खुद दूसरी करेंसी से भी आराम से ये चेंज हो जाता है। फिर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि इसकी खुद के अंदर वैल्यू नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी मेकिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। तो अगर आप एक क्वेश्चन का ये आंसर दीजिएगा कि 2000 के नोट को बनाने में कितने रुपए की लागत लगती है, ठीक है। ये भी एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा कि 2000 के नोट को बनाने में कितने रुपए की कीमत लगती है। अगर आप इस सवाल का जवाब दे देंगे तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब समझ आ जाएगा। मतलब इसकी खुद में बहुत कम वैल्यू है। तो हिंट तो आपको ऐसे ही मिल गया कि ऑब्वियसली बहुत कम लागत लग रही होगी, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, आप दिमाग में रखिएगा इनको, जिससे कि आपको आगे किसी आंसर को लिखने में मदद मिले, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, फंक्शंस ऑफ मनी। ये कहीं हो सकता है आपको क्वेश्चन फॉर्म में मिल जाए, हमने इसको चार्ट फॉर्म में बता दिया है।
तो एग्ज़ाम्पल एक बहुत अच्छा सा लेते हैं यहाँ पर, बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल है कि मैं एक फ़ोन सेलर हूँ, ठीक है, मेरी एक फ़ोन की दुकान है और मैं फ़ोन बेचती हूँ। तो सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ मनी में हम देखेंगे प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या, मतलब कि इसमें सबसे पहले दो प्राइमरी फंक्शंस है। एक है कि मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, और दूसरा है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। दोनों को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं फ़ोन सेलर हूँ, आपने मांगा मुझसे 7,000 रुपये का फ़ोन, मैंने आपको 7,000 रुपये का एक फ़ोन दे दिया, आपने मुझे 7,000 रुपये कैश पकड़ा दिया, ठीक है। वो कैश भी हो सकता है, वो हो सकता है एटीएम के थ्रू हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन, वो कोई बात नहीं, और दूसरा कॉइन्स में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। लेकिन आपने 7,000 रुपये मुझे पकड़ा दिए, ठीक है। आपने मुझसे 20,000 का फ़ोन मांगा, मैंने आपको 20,000 का फ़ोन पकड़ा दिया और आपने मुझे 20,000 रुपये दे दिए, कमोडिटी नहीं एक्सचेंज करी। तो इसीलिए क्या हुआ, ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरी चीज़ ये है कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। जब आपने मुझसे बोला कि मुझे 7,000 रुपये का फ़ोन चाहिए, तो मैंने आपको 7,000 का फ़ोन दिया, 8,000 का नहीं दिया। क्यों, उसकी वैल्यू 7,000 है, क्योंकि उसकी लागत ही उतनी आई होगी, है ना। बाकी उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और थोड़ा सा प्रॉफिट जो ऐड हुआ होगा, वो सब मिला के 7,000 रुपये। ऐसे ही मैं जब 20,000 का फ़ोन है तो वो अलग। तो ये क्या पता चल रहा है कि 7,000 रुपये का फ़ोन और 20,000 का फ़ोन दोनों अलग अलग हैं। ये चीज़ बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाती है। सोचिए, गेहूं के बदले मैं टमाटर लेने जा रही हूँ, क्या इन दोनों का कोई मेल है? इन दोनों का कोई मेल नहीं है। आधा किलो गेहूं और आधा किलो टमाटर को आप कैसे तौल सकते हो एक ही साथ? नहीं तौल सकते ना, क्योंकि दोनों की लागत अलग है, वैल्यू अलग है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं चल पाती है, लेकिन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू में आराम से पता चल जाता है। दूसरा फंक्शन देखते हैं, वो है सेकेंडरी फंक्शन। ये क्या है, सबसे पहला है इसका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, बहुत आराम से, कि आप बहुत कुछ उधारी पे काम करते हैं, है ना। तो मैंने मान लीजिए फ़ोन्स ख़रीद लिए, लेकिन उसके पैसे तुरंत ही नहीं दिए जहाँ से मैं फ़ोन ख़रीदती हूँ। जब मुझे आप लोगों से, कंज्यूमर्स से पेमेंट मिली, तब मैंने जाकर वही पेमेंट पीछे वाले को बढ़ा दी। तो ये होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि आराम से मनी का काम एक ये भी होता है कि वो पीछे की पेमेंट्स को करने में मददगार होता है। दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। आप बहुत आराम से मनी को स्टोर कर सकते हो, जैसे अभी बताया था मैंने, ठीक है। तीसरा है ट्रांसफ़र। इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, किराया देना है किराए वाले को दे दिया, सब्ज़ी खरीदनी है सब्ज़ी वाले को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये चीज़ होती है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तीसरा फंक्शन होता है इसका कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन में क्या होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। बहुत अच्छे से समझ आएगा ये तो आपको, कि क्या होता है कि आप, सरकार ने मान लीजिए किसी को पैसे दिए, कैश दिया, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि उसने हमसे टैक्स के फॉर्म में पैसा लिया, टैक्स के फॉर्म में हमसे पैसा लिया और गरीबों में वो पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। कैपिटल को एक जनरल फॉर्म देता है। कैपिटल चाहे जो भी हो, चाहे फिर वो लैंड के फॉर्म में हो कैपिटल, चाहे फिर वो किसी मशीनरी के फॉर्म में हो, इन सब को हम कैपिटल वगैरह को मनी के फॉर्म्स में देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसका एग्जाम्पल एक बहुत बढ़िया है। आप किसी के बर्थडे पे जाइए और उसको कोई 500 रुपये का गिफ्ट दीजिए, ठीक है, और दूसरा एक बंदा गया, उसने उसी बर्थडे में सीधा 500 रुपये दे दिए। बताइए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस में मिलेगी, इसमें या इसमें? ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि ये 500 रुपये मतलब 500 रुपये, जबकि गिफ्ट में ज़्यादा और कम नापा जा सकता है, तो उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। तो यही होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि इसमें वैल्यू फिक्स होती है। तीसरा फंक्शन, चौथा है अदर फंक्शंस में लिक्विडिटी फंक्शन। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, कितना तरल है। तो आप इसको एग्जाम्पल लीजिए, कंट्रास्ट करिए ज़मीन से। क्या ज़मीन आप जब चाहें तब बेच सकते हैं? नहीं, ज़मीन आप जब चाहें तब नहीं बेच सकते। बेचना चाहें तो चाह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़मीन तुरंत की तुरंत बिक जाए। लेकिन कैश में ऐसा नहीं होता है। जब चाहें आप उस कैश से गोल्ड खरीद लें, जब चाहें आप उस कैश से ज़मीन खरीद लें, जब चाहें आप उससे सब्जियां खरीद लें, तो जो भी है वो कैश मनी से हो जाता है।
दूसरा है बेयरर ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस तो होते ही हैं, चॉइस बहुत सारी होती है ना। और लास्ट है गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी, कि मतलब जब भी आपके पास पैसा है, मतलब आपको कोई कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, इस बात की आपको गारंटी होती है, चाहे जितनी ज़मीन जायदाद सब हो, लेकिन आपको भी पता है पैसा जो है वो कंटिन्यूसली आना ज़रूरी होता है। लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा होगा, लोगों का जब बिजनेस बंद हुआ तो हो सकता है उसके पास, उन लोगों के पास में ज़मीन जायदाद हो थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी उनको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जितना कि एक फ्लो ऑफ मनी से होता है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ फंक्शंस, राइट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे कैशलेस इकोनॉमी और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इकोनॉमी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आराम से पूछ सकते हैं। फॉर नाउ थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।